तो बेसिकली आज करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न। ठीक है, हमने इनहेरिटेंस पढ़ा, उसके जेनेटिक बेसिस पढ़े। ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ मेंडल, ठीक है, नेचर ऑफ दोज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। मतलब मेंडल के टाइम पे जो फैक्टर्स थे, ठीक है, जो उनका पैटर्न है इनहेरिटेंस करने का, वो क्लियर नहीं था। ठीक है। ओवर द नेक्स्ट 100 years, ठीक है, द नेचर ऑफ द पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड। बेसिकली अगले 100 साल तक फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है। पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। culminating in the realization, ठीक है, that DNA is the genetic material। ठीक है, उससे क्या हमने रियलाइज किया कि डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। एट लीस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सबके लिए नहीं है, मेजोरिटी के लिए क्या है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। किसके लिए? मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। In class +1 you have learned that nucleic acids are polymers of nucleotide। ठीक है। तो क्लास +1 में हमने पढ़ा है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो क्या है, पॉलीमर किसकी हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, पॉलीमर किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो क्या है, दो तरह की हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है जो कि लिविंग सिस्टम में मिलती है। तो डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, ये हमने ऊपर मार्क कर ही लिया। तो आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। जो आरएनए है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है कुछ वायरसेस में। ठीक है। तो मोस्टली फंक्शंस एज मैसेंजर। ठीक है। जो मोस्टली क्या फंक्शन करता है, ये मोस्टली क्या फंक्शन करता है, एज अ मैसेंजर फंक्शन करता है। आरएनए कैसे फंक्शन करता है, एज ए मैसेंजर। ठीक है। मैसेंजर अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता दूं तो ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन में एज ए मैसेंजर काम करता है। ठीक है। तो आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल। ठीक है। इसके एडिशनल रोल भी इट फंक्शन एज एडेप्टर। ठीक है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्या है, आरएनए के फंक्शन है। ठीक है। आरएनए के भाई फंक्शन है सारे के सारे। ठीक है। तो कैसे कैसे एक्ट करता है, एज ए अडेप्टर एक्ट करता है, स्ट्रक्चरल और कई पार्ट में क्या है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, एंड इन सम केसेस एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल। ठीक है। और कई जगह पे कैसे एक्ट करता है, एज ए कैटालिटिक मॉलिक्यूल। आपको पता हो तो हमने एंजाइम में पढ़ा था कि सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए को छोड़ के। ठीक है। तो ये एज ए कैटालिस्ट भी क्या करता है, काम करता है। ये सारे के सारे किसके फंक्शन है, ये सारे के सारे हमारे आरएनए के फंक्शन है, स्ट्रक्चरल काम, अडेप्टर का काम और कैटालिटिक मॉलिक्यूल का काम। तो इन क्लास +1 यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड द वे दीज मोनोमर यूनिट आर लिंक्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। ठीक है, हमने 11th में पढ़ लिया इनका स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर है, its replication, process of making of RNA from DNA, and the genetic code that determines the sequence of amino acid in proteins, the process of protein synthesis, translation, and the elementary basis of their regulation। ठीक है। तो बेसिकली ये सारे क्या हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अंदर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, उसकी क्या पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, लिख लेते हैं, आपको यहीं पे बता देता हूँ, आगे भी आएगा, पूरी प्रोसेस भी पढ़नी है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से
आरएनए का बनना, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या करता है, वो क्या बताता है, वो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बताता है किसी भी प्रोटीन में। जेनेटिक कोड क्या करता है, वो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बताता है किसी भी प्रोटीन में। तो द प्रोटीन सिंथेसिस नेक्स्ट हमारी क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसलेशन, जो कि एक्सप्रेशन के लिए होती है। कोई भी अगर जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस करता है तो वो कैसे करता है, वो प्रोटीन फॉर्मेशन से। अभी हम क्या बोलेंगे, अगर कोई चीज एक्सप्रेस कर रही है तो वो क्या कर रही है, वो प्रोटीन बना रही है, दैट इज ट्रांसलेशन शो कर रही है, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। एंड द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, दैट इज हमारे ओपरोन, ठीक है, जो उसको रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड हैज सेट इन न्यू एरा, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेशन है किसकी, कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस की, किसकी, हमारे ह्यूमन जीनोम की, उसकी न्यूक्लियोटाइड की क्या सीक्वेंस है, ड्यूरिंग लास्ट 10 साल में हैज सेट ए न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स, उसकी वजह से एक नई एरा आ चुकी है। इन द लास्ट सेक्शन द एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस विल बी डिस्कस्ड। तो लास्ट सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जिसकी वजह क्या है कि जो जीनोमिक्स है, हमारी जो जेनेटिक स्टडी है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ चुका है। तो लेट अस बिगिन अवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, दैट इज डीएनए। तो बेसिकली जो हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग लिविंग सिस्टम जो है वो क्या है, हमारा हमारा डीएनए है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल। तो बेसिकली अब इसमें हम पढ़ेंगे कि ये मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों है, व्हाट इट्स रिलेशनशिप इज विद आरएनए, ठीक है। तो बेसिकली मोस्ट इंटरेस्टिंग है, ठीक है, प्लस क्या है, मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद इधर भी ये एक तरह से आप कॉन्टेक्स्ट इसके कॉन्टेक्स्ट ही लेके चलो या इंडेक्स ही लेके चलो। तो फर्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन, उसके बाद उसकी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो बेसिकली पहले पढ़ेंगे हम डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर, ठीक है। बेसिकली डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है, किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है, किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। मोनोमर क्या है इसके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज ए बेस पेयर, ठीक है, प्रेजेंट इन इट। तो बेसिकली हम लेंथ जो है इसकी डीएनए की, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो किसके बराबर होती है, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, के बराबर होती है, ठीक है, किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बराबर होती है इसकी क्या, लेंथ। और इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, इसको हम पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस पेयर, ठीक है। अगर न्यूक्लियोटाइड पेयर्ड है क्योंकि डीएनए है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम बेस पेयर बोलते हैं। तो दिस ऑल्सो इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज, ठीक है, नोन एज 5 × 174, ठीक है, एक बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को फेज करने वाला, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला, को खाने वाला, ठीक है। उसका क्या दे रखा है, उसका नाम 5 लैम्डा, लैम्डा बोल रहा हूँ मैं, ना अगले वाला पड़ गया, 5174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इसके अंदर कितने हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। तो बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 48,502 बेस पेयर, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज इसके ये बस याद करने का है, ठीक है। और जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज कौन सा है, लैम्डा, ठीक है,
लैम्डा ऐसे है, ये लैम्डा हमारा वेवलेंथ वाला लैम्डा। इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 48,502 बेस पेयर है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। ठीक है, ये 100% नेट में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो एस्कर्शिया कोलाई हैज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, 4.6 इंटू 10 की पावर 6, ये सारा याद करने का है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, हैप्लॉइड कंटेंट। ठीक है, किसका, ह्यूमन डीएनए का, उसके अंदर कितने हैं, 3.3 बिलियन बेस पेयर। ठीक है, अगर हैप्लॉइड में इतने हैं तो डिप्लॉइड में कितने हो जाएंगे, डिप्लॉइड में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है। ठीक है, डिप्लॉइड में कितने हैं, 6.6 इंटू 10 की पावर 9। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। तो लेट अस रिकैपिचुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, ठीक है, और क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, कौन से 3 पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमर है। ठीक है, किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, जैसे डीएनए है या फिर आरएनए है, इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोस शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, तीन पार्ट है, नाइट्रोजनस, पेंटोस और फॉस्फेट। ठीक है, और नाइट्रोजन के आगे कितनी पार्ट है, नाइट्रोजनस बेस के आगे कितनी पार्ट है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ठीक है, क्या क्या है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ठीक है, अब प्यूरिन भी आगे 2 हैं, एडिनिन, गुआनिन। ठीक है, ये क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, तो साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, तो जो साइटोसिन है, ठीक है, जो साइटोसिन है, जो क्या है, पिरिमिडिन है। ठीक है, ये क्या है, दोनों में मिलता है, बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, लेकिन जो पिरिमिडिन है, ठीक, सॉरी, लेकिन जो थाइमिन है, ठीक है, जो थाइमिन है वो सिर्फ किस में मिलता है, वो सिर्फ डीएनए में मिलता है। ठीक है, और जो हमारा यूरेसिल है वो सिर्फ किस में मिलता है, वो हमारा आरएनए में मिलता है। ठीक है, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। ठीक है, थाइमिन किस में, डीएनए में, और यूरेसिल किस में, आरएनए में। बाकी ये दोनों कॉमन है, डीएनए में भी आरएनए में भी। ठीक है, मतलब आरएनए में क्या है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, तो ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू OH ऑफ 1 कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। तो जो नाइट्रोजनस बेस है, जो हमारे प्यूरिन पिरिमिडिन है, वो किससे लिंक्ड होते हैं, वो OH से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, किसके, linked to OH of first carbon pentose sugar through N glycosidic linkage to form nucleoside। ठीक है, अभी आपको एक डिफरेंस बता देता हूं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, टाइड में टी का मतलब 3, मतलब जिसके कंपोनेंट 3 हो, साइड में 2। ठीक है, तो बेसिकली न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, प्लस पेंटोस शुगर। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर क्या होगा हमारे पास, हमारा न्यूक्लियोसाइड होगा। तो बेसिकली द बेस इज लिंक्ड टू OH, किसके साथ लिंक्ड होता है बेस, नाइट्रोजनस बेस किसके साथ, फर्स्ट कार्बन जो पेंटोस शुगर का है उसके OH से जुड़ा होता है, किसके थ्रू, N ग्लाइकोसिडिक
लिंकेज के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू जुड़ा होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ा होता है टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाता है, और न्यूक्लियोसाइड सच एज एडिनोसिन एंड डीऑक्सी एडिनोसिन, गुआनोसिन और डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडिन एंड डीऑक्सी साइटिडिन, ठीक है, यूरिडिन और डीऑक्सी थाइमिडिन, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर बताए हुए हैं कि न्यूक्लियोसाइड के एग्जांपल दिए हुए हैं। अगर वो आरएनए में है तो वो एडिनोसिन है, ठीक है, अगर वो डीएनए में है तो वो डीऑक्सी एडिनोसिन है। नाइट्रोजनस बेस अगर एडेनिन है आपका, और शुगर हमारी आरएनए में कौन सी है, राइबोस, और डीएनए में कौन सी है, डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। तो गुआनोसिन है तो डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडिन है तो डीऑक्सी साइटिडिन, एंड यूरिडिन है तो डीऑक्सी थाइमिडिन, ठीक है, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, डीएनए में हमारे पास थाइमिन होता है। तो व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5 कार्बन, ठीक है, और जो फॉस्फेट है, ठीक है, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किसके साथ लिंक होता है, वो OH किसके 5 कार्बन से लिंक होता है, न्यूक्लियोसाइड के थ्रू ए फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है, किसके थ्रू होता है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज के थ्रू होता है। तो corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending upon the type of sugar present is formed, ठीक है। तो उसी से फिर क्या है, न्यूक्लियोटाइड के ऊपर अगर वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है या सिंपल न्यूक्लियोटाइड है, तो अगर सिंपल न्यूक्लियोटाइड है मतलब राइबोज, उसके अंदर शुगर है, तो स्ट्राइबोज अगर उसके अंदर शुगर है तो वो क्या बनेगा, आरएनए, और डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो वो क्या बनेगा, डीएनए। तो द टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3-5- फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, वो क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, ठीक है। बेसिकली n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे जुड़ा हुआ है, वो 3-5 फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, 3-5 फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, टू फॉर्म ए डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो बेसिकली दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े हैं, दो न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड कैसे हैं, 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़े हैं, ठीक। फॉस्फोएस्टर लिंकेज क्या है, फॉस्फेट ग्रुप की और 5th कार्बन की, और 3-5 कार्बन की अंदर क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर, जो कि क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंड इन सच मैनर टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसी तरह 3-5 जुड़ के हम क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं। तो ए पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड ए फ्री phosphate moiety at 5 and sugar, which is referred as 5- and of the polynucleotide chain. Similarly, at the other end of the polymer, the sugar has free OH of 3 carbon group, which is referred as 3- end of the polynucleotide chain, ठीक है। तो बेसिकली इसी वजह से जब पॉलीमर बनता है इसका, तो इसमें एक तो ये 5- कार्बन, 5- फॉस्फेट, 5- कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है ये खाली बच जाता है, ठीक है, मतलब ये एक मोइटी बोलते हैं इसको, मतलब ये वैकेंट बच जाता है, ठीक है। और 3- कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या रह जाता है, फ्री रह जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो 5- कार्बन पे फॉस्फेट फ्री रहा है वो क्या बनाएगा, हमारा 5- एंड, और जो 3rd कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारा बनाएगा 3- एंड, ठीक है। तो वो क्या बनाएगा, शुगर का 5- क्या बनाएगी, फॉस्फेट तो बनाएगा हमारा 5- एंड, ठीक है। और जो फ्री OH है 3- कार्बन, वो क्या बनाएगा, हमारा 3- एंड, ठीक है। तो द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। लिख लो भाई इसे, तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है। जो बैकबोन है, ठीक है, जो बैकबोन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो किससे किससे मिलके बनती है, वो शुगर
और किससे मिलके बढ़ती है? फॉस्फेट से। किससे किससे मिलके बढ़ती है? शुगर और फॉस्फेट से मिलके बढ़ती है। ठीक है, तो द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड chain is formed due to sugar and phosphate. ठीक है, तो the nitrogenous base is linked to sugar moiety project from the backbone. तो जो नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड है, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं एक बार। जो बैकबोन है वो किससे किससे बनती है? शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनती है। तो द नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। ठीक है, तो जो नाइट्रोजनस बेस लिंक है किसके साथ? शुगर की मोइटी के साथ। तो वो क्या प्रोजेक्ट करता है? वो बैकबोन। तो इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट। तो आरएनए के अंदर जो हर जो न्यूक्लियोटाइड का रेसिड्यू है उसके अंदर क्या है? एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, एट 2' पोजीशन इन राइबोज। ठीक है, आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का रेसिड्यू है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? 2' पोजीशन पे क्या है? एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमिन। ठीक है, आरएनए के अंदर क्या है? यूरेसिल की जगह क्या मिलता है? मतलब आरएनए के अंदर क्या है? थायमिन की जगह क्या मिलता है? यूरेसिल मिलता है। और थायमिन क्या होता है? बेसिकली थायमिन हमारा होता है 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? सेम ही चीज है, लेकिन इसके आगे क्या है? मिथाइलेशन हुआ है इसका, इसके आगे मिथाइल जुड़ा हुआ है 5th नंबर पे। तो अनदर केमिकल नेम ऑफ थायमिन। तो बेसिकली थायमिन आरएनए के अंदर क्या होता है? यूरेसिल। और डीएनए के अंदर क्या होता है? 5 मिथाइल यूरेसिल या फिर थायमिन। तो डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है, was first identified by फ्रेडरिक मिक्सचर। ठीक है, तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में क्या किया था? डीएनए को एसिडिक सब्सटेंस उसको खोज की थी उसकी। डीएनए क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, एंड ही नेम्ड इट न्यूक्लिन। उसने उसका नाम क्या रखा? उसका नाम न्यूक्लिन रखा। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन in isolation such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive. तो बेसिकली टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for long period of time. क्योंकि उस टाइम टेक्निकली लिमिटेशन थी कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे। ठीक है, तो इतने बड़े लॉन्ग पॉलीमर को ल्यूडिकेट करना, उसके बारे में खोज करना थोड़ा सा मुश्किल था। उसकी वजह से उसको एक लंबा समय लग गया। ठीक है, तो इट वाज ओनली इन 1953 दैट जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, 1953 में कौन कौन? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन। किसके बेसिस पे? ये क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं कि वाटसन और क्रिक ने किससे कैसे क्या किया, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर खोज की। डाटा प्रोड्यूस बाय मॉरिस विलिकन। और डाटा किसने प्रोड्यूस किया था? मॉरिस विलिकन एंड रोज़ालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, और डाटा किसका यूज किया था? फ्रैंकलिन का और विलिकन का। डाटा किसका यूज किया था? मॉरिस का और विलिकन का। proposed a very simple but double helix model of the structure of DNA। तो जेम्स वाटसन ने और क्रिक ने मिलके एक्सरे डिफ्रैक्शन से जो किसने जिसका डाटा किसने करा था? मॉरिस विलिकन और फ्रैंकलिन ने करा था, रोज़ालिंड फ्रैंकलिन ने करा था। तो वाटसन और क्रिक ने मिलके फिर क्या दिया? एक सिंपल और फेमस मॉडल, जिसको क्या बोलते हैं हम? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ
फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर बताता है। तो वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो बेसिकली हॉलमार्क का मतलब है कि एक जो बहुत ही अच्छी चीज उनकी जो उसमें थी, वो क्या थी, वो हमारी बेस पेयरिंग थी। ठीक है, वो क्या थी, हॉलमार्क क्या थी, एक बेस पेयरिंग थी बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने बेस पेयरिंग का इजाद किया। ठीक है, तो however this proposition was also based on the observation of Irwin Chargaff that for a double stranded DNA। ठीक है, ये जो प्रोपोजिशन थी, ठीक है, वो और किस पे बेस्ड थी, इरविन चारगोफ दैट फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, जो ये ऑब्जर्वेशन थी वो चारगफ की ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी बेस्ड थी। दैट इज द रेशियो बिटवीन एडेनिन थायमिन एंड ग्वानिन साइटोसिन इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1। तो जो चारगफ थे उन्होंने क्या दिया था, चारगफ रूल दिया था, जिसके अंदर क्या था, जो रेशियो थी एडेनिन और थायमिन की और ग्वानिन और साइटोसिन की थी, वो क्या थी, कांस्टेंट थी। बेसिकली जितने एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे, थायमिन होंगे, और जितने ग्वानोसिन है उतने ही क्या होंगे, साइटोसिन होंगे। और उनकी जो रेशियो है वो कितनी होगी, इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, और ये सिर्फ किसके लिए है, ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट, जो चारगफ रूल है वो सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ डीएनए के लिए है। आरएनए के लिए मत लगा देना, क्योंकि बेस पेयरिंग किस में होती है, सिर्फ डीएनए में होती है, आरएनए में नहीं होती। ठीक है, ये बेस पेयरिंग का कंसेप्ट से ही बनाया गया है। तो उन्होंने जो बेस पेयरिंग का कंसेप्ट निकाला वो चारगफ से निकाला। ठीक है, असल में देखे तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। एक्सरे डिफ्रैक्शन का रिजल्ट विलिकन और फ्रैंकलिन से निकाला। बेस पेयरिंग जो इनका हॉलमार्क है, जिसकी वजह से इनका मॉडल की वैल्यू है, वो चारगफ से निकाला। तो द बेस पेयरिंग कन्फर्स ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो जो बेस पेयरिंग क्या कन्फर करती है, एक यूनिक प्रॉपर्टी किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। तो दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बेसिकली कि वो क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जितना एडेनिन उतना ही थायमिन। तो एंड देयरफॉर इफ सीक्वेंस ऑफ बेस इन वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस ऑफ अदर कैन बी प्रेडिक्टेड। तो अगर हमें एक बेस की सीक्वेंस पता है तो हम नेक्स्ट वाले की क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं।